इफ यू लव मॉन्स्टर देन देयर इज अ हाई चांसेस दैट यू लव प्लूटो एज वेल। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों एनिमे के पीछे जो सबसे कॉमन चीज निकल कर आती है वो है इसके मांगाका यानी नाओकी उरासावा। お久しぶりですね、先生。 जी हाँ, मॉन्स्टर जैसे थॉट प्रोवोकिंग और कॉम्प्लेक्स एनिमे के पीछे नाओकी उरासावा की ब्रिलियंट राइटिंग ही है, विच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट शो इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमे। कई लोग इसे डेथ नोट से भी कंपेयर करते हैं और आपको इसी के नाम से बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये डेथ नोट जितना फास्ट पेस बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ये आपको एज ऑफ द सीट रखने का काम करता है। आप मॉन्स्टर को कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि एक स्लो पिल की तरह होता है जो शरीर में धीरे धीरे घुलने का काम करता है, लेकिन इसका जो असर है वो काफी ज्यादा असरदार होता है। शो अपना पूरा टाइम लेता है और अपने डीप साइकोलॉजिकल आइडियाज के साथ अपने आप को एक्सप्लोर करने का काम करता है। लेकिन खैर, जब प्लूटो का ट्रेलर रिलीज हुआ था और मुझे पता चला कि प्लूटो एनिमे के पीछे नाओकी उरासावा की लिखावट है, तो इसी सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ने मेरे इंटरेस्ट को ग्रैब कर लिया और जब मैंने इसकी ग्रेटनेस को एक्सपीरियंस कर लिया है तो अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले प्लूटो एनिमे के पीछे एक बहुत ही इंप्रेसिव बैक स्टोरी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। प्लूटो बेसिकली एक एडेप्टेशन है या फिर इसे रीइंटरप्रिटेशन भी कहा जाता है वन ऑफ द स्टोरीज ऑफ एस्ट्रो बॉय द ग्रेटेस्ट रोबोट ऑन द अर्थ, जिसे लेजेंडरी मांगाका यानी ओसामू तेजुका ने 1950 या 1960 में लिखा था। प्लूटो की एनिमे एडेप्टेशन को M2 ने 2017 में ही अनाउंस कर दिया था और फेब 2023 में नेटफ्लिक्स ने इसके राइट्स को एक्वायर्ड किया और कोलैबोरेशन में गेनको और तेजुका प्रोडक्शन के साथ इस वर्क को कंटिन्यू किया। लेकिन अभी तक हमने प्लूटो एनिमे किस बारे में है उसके बारे में अभी तक डिस्कस नहीं किया है। दरअसल प्लूटो एनिमे नाओकी उरासावा के प्रीवियस वर्क से काफी ज्यादा अलग है। शो की शुरुआत होती है कैसे डिजास्टर केओस से, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरे जंगल में आग लग चुकी है। तभी हम देखते हैं कि कोई बूढ़ा आदमी एप्रेन में हैरान परेशान आता है और वो बताता है कि किसी माउंट ब्लैंक का सिग्नल लॉस्ट हो चुका है। और तभी सीन चेंज होता है और हमें न्यूज चैनल पे दिखाया जाता है कि जिस रोबोट के टुकड़े हमने जंगल में देखे थे वो कोई और नहीं बल्कि एक हाईली AI एडवांस रोबोट है जिसकी इस हादसे में मौत हो चुकी है। और वो एक माउंट गाइड रोबोट था जो सबको काफी ज्यादा पसंद था। दरअसल उन लोगों के लिए वो रोबोट किसी फरिश्ते से कम नहीं था, लेकिन जब उसकी डेथ होती है तो दुनिया भर से लोग उसे कॉन्डोलेंस भेज रहे हैं, मानो कि वो कोई रोबोट नहीं बल्कि कोई जानी मानी हस्ती हो। और तभी हमें प्लूटो के वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस किया जाता है। दरअसल इस वर्ल्ड में जहाँ रोबोट्स को ह्यूमंस की तरह राइट्स दिए हुए हैं, वहाँ रोबोट्स और ह्यूमंस के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। रोबोट्स वहाँ पे शादी भी करते हैं, उनके मन में इमोशंस भी होते हैं और वो ह्यूमन से भी ज्यादा अपने इमोशंस को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। सरफेस लेवल में बात करूँ तो प्लूटो एक मर्डर मिस्ट्री की तरह है, जहाँ पर एक विलन है जो दुनिया भर के सबसे AI एडवांस रोबोट्स को मारते जा रहा है और किसी साइको की तरह उनकी बॉडी पर हॉर्न्स लगाकर छोड़ देता है। दरअसल इसकी कहानी एक सीरियल मर्डर के अराउंड घूमती रहती है और इसी चीज को रोकने के लिए शो का मेन कैरेक्टर गैसिस्ट इस काम पर लग चुका है, जिसकी खुद की भी गिनती दुनिया के सबसे 7 एडवांस रोबोट्स में गिनी जाती है। तो ये काफी ऑब्वियस है कि इसकी खुद की भी लाइफ काफी ज्यादा खतरे में रहती है इस पूरी जर्नी में। लेकिन शो सिर्फ मर्डर मिस्ट्री के अराउंड नहीं घूमता है, बल्कि इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है जिनकी स्टोरी और उनका पास्ट हमें जानने के लिए मिलता है। इसके अलावा शो में एक और मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम है एटम, जो कि एस्ट्रो बॉय की याद दिलाएगा। दरअसल नाओकी उरासावा तेजुका के वर्क को काफी ज्यादा एडमायर करते थे, इसलिए उन्होंने अपने इस कैरेक्टर से उन्हें ट्रिब्यूट दिया है। अब दरअसल इस शो का विलन कौन है और वह सब ये क्यों कर रहा है, उसका मकसद क्या है, इसके पीछे की मिस्ट्री या फिर वॉर पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी एक जॉनरा में नहीं डलती है, बल्कि मल्टीपल इमोशंस को हिट करने की कोशिश करी गई है, जिसमें ये सीरीज काफी हद तक के कामयाब भी होती है और आपको सोचने पर भी मजबूर करती है। एनिमे का हर एक एपिसोड 1-1 घंटे का है, तो आपको काफी ज्यादा पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि कहीं जगह आप स्लो फील करेंगे या फिर थोड़ा सा बोर होंगे। लेकिन मेरी बात मानो दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज को खत्म कर दिया तो आपको एंड में जाकर काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग फील होगा। और इसे नाओकी उरासावा ने लिखा है, तो उनकी राइटिंग का टच आपको इस सीरीज में जरूर देखने को मिल जाता है, क्योंकि कई बार स्टोरीज में ही स्टोरीज इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि ये चीज अभी हम जो देख रहे थे इससे हटकर कुछ और बताने लगती है।
म्यूजिक काफी अच्छा है। एनिमेशन को लेकर बात करें तो नेटफ्लिक्स की तरफ से इसकी एनिमेशन काफी ज्यादा बढ़िया है, बहुत ही ब्यूटीफुली इसको अडेप्ट किया गया है। काफी जगह सीजीआई का यूज किया गया है, वो थोड़ा बहुत आपको महसूस हो भी जाता है, लेकिन स्टोरी इतनी ज्यादा जबरदस्त है कि कहीं ना कहीं इसके एनिमेशन फ्लॉज को ये कवर कर ही लेती है। अब वैसे तो मैं कोई एनिमे रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ, लेकिन मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि 2023 में अगर हम देखें तो काफी सारे ऐसे एनिमे हैं, मान लो डीमन स्लेयर हो गया, अटैक ऑन टाइटन हो गया, जुजुत्सु काइसन हो गया, जिनकी हाइप काफी ज्यादा थी, लेकिन इस एनिमे की उतनी ज्यादा हाइप नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे लिए यह एनिमे 2023 का सबसे स्पेशल एनिमे निकल कर आता है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो। मैं मिलता हूँ किसी दिन और किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।